नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ऑनलाइन क्लासेस बाय शुभेंदु मुखर्जी और वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 1 का डिस्कशन। जी हाँ, रिसेंटली हमने एक मॉक टेस्ट कवर कराया है और सब लोगों के रिस्पॉन्सेस मेरे पास आ गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ आंसर्स। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या था, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आई है। तो ये एक तरीके का रिवीजन भी हो जाएगा आपका और जो भी आपको डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारे स्टार परफॉर्मर्स के बारे में, किन किन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। टॉप 3 मैंने लिए हैं, तो इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी स्टार परफॉर्मर बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वन था स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका था जब हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी थी, तो वहाँ पे मैंने डेमो और ग्राफी, उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये मैंने बताया था। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ आप पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको डेमोग्राफी कहते हैं। यानी कि ये तो सबका आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर। ऑलराइट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अ रिडक्शन इन द बर्थ रेट कंबाइंड विद द रिडक्शन इन द डेथ रेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको गलत इसलिए किया क्योंकि उन लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया। कंफ्यूजन उनको हुआ है पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज के अंदर और एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको पहले ये डायग्राम दिखाता हूँ। देखो ये 4 स्टेजेस हैं। नॉर्मली अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, 5th स्टेज जो है फिर वो अलग अलग वेरिएशन है। इंडिया के अंदर भी 4 स्टेज है। पहली स्टेज जो है वो हाई स्टेशनरी स्टेज है, यहाँ पर हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट हो रही है, अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर डेवलपमेंट सब चीज़ है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट भी हाई है, ये पर्पल जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये हाई है, लेकिन डेथ रेट ने एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिखाया है। ठीक है, इस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन के दिखाने से लोग बाग ज़्यादा जिंदा रहे हैं और जिसकी वजह से हमें एक स्लाइट ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला है। थर्ड स्टेज में आते आते जब बर्थ रेट डिक्लाइन हुई, जब इनका रिडक्शन हुआ, ठीक है, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और अच्छे रूप पे देखने को मिला। यानी कि जो सेकंड स्टेज है वो इनिशियल स्टेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और जो थर्ड स्टेज है वो एक एडवांस स्टेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। और फोर्थ स्टेज में आते आते फिर तो ये दोनों बराबर हो गई, और फोर्थ स्टेज जो है वो हमारी, उसको हम कह सकते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पे आपको जो ध्यान रखनी थी, लाइन वो ध्यान रखनी थी कि इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अ रिडक्शन इन द बर्थ रेट, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाना चाहिए। रिडक्शन इन द बर्थ रेट जो हो रही है वो आपकी थर्ड फेज से हो रही है। इस यहाँ से आप देखेंगे ये ग्राफ जो जा रहा है नीचे जा रहा है, इसके पहले वो यहाँ पर भी हाई था, यहाँ पर भी हाई था, यहाँ से वो नीचे की तरफ जा रहा है और बर्थ रेट तो सेकंड स्टेज से ही गिरना शुरू हो गई है। तो थर्ड फेज से जो हमारा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है, यहाँ से रिडक्शन ऑन द बर्थ रेट हुआ है। इसीलिए जो है आपका आंसर होना चाहिए एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो थी अर्ली स्टेज है, इंडस्ट्रियल स्टेज जो है हमारी, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो गई थी इसी स्टेज से। फर्स्ट स्टेज में तो क्या हो रहा था कि अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, लोग बाग जो हैं वो मर ज़्यादा रहे हैं और पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट है, इकोनॉमी बहुत पुअर साइड है। सेकंड फेज जो है वहाँ पर हमने देखा कि बर्थ रेट के अंदर तो मतलब वो हायर साइड है, लेकिन डेथ रेट के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है क्योंकि चीज़ें इंप्रूव होने लगी हैं। ठीक है भाई, मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हो गई, सैनिटेशन इंप्रूव हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लिटरेसी रेट बढ़ गई है। तो इस फेज से हमने अर्ली स्टेज देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और लेटर स्टेज में जब ये बर्थ रेट डिक्लाइन हुई तो हमने एक एडवांस स्टेज देखा, हमने एडवांस मशीनरी देखी, असेंबली लाइन देखी है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा इस फेज के अंदर, ये वाला जो फेज है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज उसे कहा जाता है, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी, यहाँ पे बैच 1 के अंदर किसी ने पूछा था, शायद शुभजीत ने पूछा था, तो मैंने बताया था कि पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज उसे कहा जाएगा जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है और सर्विस सेक्टर आपका ज़्यादा बूम कर रहा है, उसको पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज कहा जाता है। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद का जो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद का जो फेज आया है, अभी जो फेज चल रहा है वो चल रहा है हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज, जहाँ पर आपके सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो आती है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज के अंदर आती है। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज के अंदर तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई है, और ये फेज में है फिलहाल कि भाई बर्थ रेट भी लो है, हमारी डेथ रेट भी लो है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द लेट एक्सपेंडिंग फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें भी काफी लोग थोड़े से गलत कर गए, लेकिन ठीक है, मोस्टली सब लोगों ने सही किया है। तो लेट एक्सपेंडिंग कहां पर होगी, जहां पे डिक्लाइनिंग बर्थ रेट हमें देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखोगे यहीं से डिक्लाइनिंग बर्थ रेट स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से ड्रॉप होने लगा, ड्रॉप होते होते तो फिर नीचे आ गया। तो यही लेट एक्सपेंडिंग है जो हमारी फेज स्टेज 3 है हमारी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर एक्सप्लेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे पहले किसने दिया था, तो इनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो माल्थस की थ्योरी है, जिसने अपनी थ्योरी दे रखी है पॉपुलेशन ग्रोथ की, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखेंगे
ये थ्योरी थी कि भाई फूड सप्लाई जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक रूप से वो बढ़ती है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो एक जियोमेट्रिक रेट से बढ़ती है, यानी कि वो 2, 8, 16, 32, 64 ऐसे बढ़ती है, और फूड सप्लाई 1, 2, 3, 4, 5 से बढ़ती है। तो दोनों का रेट अलग अलग है। तो एक टाइम आएगा, अगर आपने पॉपुलेशन को नहीं रोका, अगर आप नहीं रोकते, तो इस तरह से जो है फिर एक माल्थस ट्रैप आ जाता है, जिसके बाद जो है वो चीज़ें जो है वो मतलब बुरी होने लगती हैं। सोसाइटी जो है वो फेमिन में चले जाता है, डिप्रेशन होता है, स्टारवेशन होता है, भूखमरी देखने को मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, नेट चेंज इन द पॉपुलेशन ड्यू टू बैलेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? कुछ लोगों ने इसको माइग्रेशन में कह दिया, ठीक है, कुछ लोगों ने इसको ग्रोथ रेट भी कहा है, मैंने देखा। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन हो गया नेचुरल चेंज और ग्रोथ रेट में। ग्रोथ रेट जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर 2 एस्पेक्ट आते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर पहले तो आता है ये नेचुरल इंक्रीज, यानी कि बर्थ्स माइनस डेथ। ठीक है, किसी भी इलाके के अंदर कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उसका जो नेट अगर पॉजिटिव साइड है मतलब वहां पे लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं, अगर नेगेटिव साइड है मतलब वहां पे लोग मर ज्यादा रहे हैं। ये तो होता ही है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। दूसरा होता है नेट माइग्रेशन, उस पूरे इलाके के अंदर कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं, यानी कि इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन कितना है। तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जब हम देखते हैं तो हम नेचुरल इंक्रीज प्लस माइग्रेशन भी देखते हैं, प्लस नेट माइग्रेशन। तो यहां पर तो उसने पूछा है कि नेट चेंज इन द पॉपुलेशन ड्यू टू बैलेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो फिर वो नेचुरल चेंज कहलाएगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा, ग्रोथ रेट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डिपिक्ट्स द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये मैंने आपको अभी बता दिया, ये होगा हमारा सेकंड स्टेज, क्योंकि सेकंड स्टेज से क्या हुआ था, डेथ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, सोसाइटी ने थोड़ा इंप्रूव किया था, और धीरे धीरे हमें फर्स्ट ऑन साइड देखने मिला, हमें पाइनरिंग एस्पेक्ट देखने को मिले। पाइनरिंग एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं, इनिशियल फेज ऑफ हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, और लेटर जो है ये हमारी एडवांस स्टेज है, थर्ड स्टेज जो हमारी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, who has stated that the population when unchecked grows in a geometric ratio while the subsistence increases in a arithmetic ratio। ये बहुत इजी था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका सैडलर आंसर दे दिया, जो कि गलत है। सैडलर क्यों होगा? सैडलर की पॉपुलेशन थ्योरी बिल्कुल अलग है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात कर रही है। वो ये कहती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जहां ज्यादा है वहां पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होती है। लेकिन ये जो थ्योरी है ये माल्थस की थ्योरी है, इसको अभी हमने देखा है कि भाई पॉपुलेशन और फूड सप्लाई की जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है, और इन्होंने अपनी पॉपुलेशन इस तरह से समझाई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीजेस जियोमेट्रिकली वाइल द फूड सप्लाई जो होगा वो किस रेट से होगा? पॉपुलेशन अगर जियोमेट्रिकली हो रहा है तो फूड सप्लाई जो होगा वो अर्थमेटिकली होगा, ये भी हमने देखा था, इसका एग्जांपल भी आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इंडिकेट्स द इनिशिएशन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब यहाँ भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे पूछा है कि भाई कौन सी स्टेज इंडिकेट करती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, तो आंसर होगा इसका स्टेज 2, स्टेज 3 नहीं होगा। स्टेज 3 जो है वो इंडिया के रेस्पेक्ट में है 1951 से 1981। यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भाई हुआ क्यों? भाई इनिशियल स्टेज में तो हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट थी, तो पॉपुलेशन बहुत स्टेबल थी, बहुत स्टेशनरी थी, इसलिए इसको हाई स्टेशनरी कहा जाता है। सेकंड फेज में क्या हुआ कि भाई डेथ एकदम से नीचे आई, यहाँ पे जो 35/1000 थी वो डेथ एकदम से नीचे होते 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 बिल्कुल 15/1000 पे आ गई, लेकिन बर्थ रेट जो है वो उसी फेज पर है 35/1000। अब कहाँ 35 और कहाँ 15, इन दोनों का आप माइनस कर लो, वही जो है आपकी एग्जैक्ट जो रेट है। तो ये जो इतना बड़ा गैप आप देख रहे हैं हमें सेकंड फेज में देखने को मिला, और ये थर्ड फेज जो है वो लेट एक्सपेंडिंग है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 51 से 81 का वाला जो टाइम है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, 1921 से 51 वाला जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ इंडिया लगा दे वो, तो फिर थर्ड स्टेज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपको इंडिया के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो वो इंडिया पूछेगा आपसे कि भाई इंडिया के एस्पेक्ट में अगर हम देखा जाए तो क्या होगा, वर्ल्ड के एस्पेक्ट में देखा जाए तो फिर ये स्टेज 2 है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, माइग्रेशन अफेक्ट्स द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ द, इसमें पूछा गया था कि भाई माइग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर किसका बदलता है, भाई ओरिजिन का या डेस्टिनेशन का? तो दोनों का ही बदलता है। वो सोर्स ऑफ रीजन ऑफ माइग्रेंट जहां से वो आ रहे हैं, यानी कि ओरिजिन, और सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स जहां वो जा रहे हैं, तो दोनों का ही बदलता है। जहां से वो लोग बाहर आ रहे हैं वहां की पॉपुलेशन डेमोग्राफी बदल जाती है। अगर यंग पॉपुलेशन बाहर आ रही है तो फिर जहां से वो बाहर निकल रहे हैं उनका प्लेस ऑफ बर्थ, वहां पे आपको एजेड पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने मेरे शहर का बताया था, राजस्थान का जो अजमेर शहर है। यहाँ पे जितनी भी जो डेमोग्राफी है वो थोड़े से एजेड पॉपुलेशन की ज्यादा है, यानी कि 35 से 40 के लोग ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द 18 से 25 वाला जो एज ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जितना भी एज ग्रुप यंग वाला है वो सब माइग्रेट कर जाता है, वो नियर बाई मेट्रो सिटीज में चला जाता है। ठीक है, और डेस्टिनेशन में क्या होगा? डेस्टिनेशन में यानी कि कोई एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के लिए या एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर माइग्रेशन हो रहा है, यंग पीपल का हो रहा है, तो डेस्टिनेशन में यंग माइग्रेशन जो है, यंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी, ओल्ड पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। जैसा एग्जांपल आपको मैं दे दूं, जयपुर का अगर मैं एग्जांपल दूं, बिल्कुल नियरेस्ट मेरा मेट्रो सिटी है वो, और वहां पर यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इवन
आप कहीं भी जाएं, आप मॉल्स में जाएं या पब्लिक प्लेसेस में जाएं, आपको यंग फेसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू द एजेड पॉपुलेशन। उसका जस्ट उल्टा जो है वो मेरे सिटी के अंदर है, अजमेर के अंदर। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, पुश एंड पुल थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो ये आप थ्योरी पढ़ेंगे माइग्रेशन मॉडल्स के अंदर। इसका आंसर है माइग्रेशन। पुश एंड पुल थ्योरी जो ली की थ्योरी है और ये माइग्रेशन से रिलेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव चेक्स ऑन द पॉपुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया। कई बार आपसे पॉजिटिव चेक आइडेंटिफाई करने को पूछेगा कि भाई इनमें से क्या पॉजिटिव चेक है माल्थस द्वारा। तो उसका आंसर था माल्थस। तो सब लोगों ने इसको सही किया है। पॉजिटिव चेक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई पॉजिटिव चेक क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव चेक जो है वो है फेमिन्स, एपिडेमिक्स और वॉर्स। प्रिवेंटिव चेक जो इंसान कर सकता है वो है मैरिज, चेस्टिटी या सेलिबेसी या चेस्टिटी या मॉरल रेस्ट्रेंट। और इसने कहा था कि भाई दोनों की जो रेट है पॉपुलेशन इंक्रीज की जो रेट है और फूड सप्लाई की रेट जो है वो अलग अलग है। ये जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पर है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर है, इसीलिए दोनों के बीच में इंबैलेंस देखने को मिलता है। इसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक है, आपसे आइडेंटिफाई करने को पूछ सकता है। पॉजिटिव जो है वो नेचर बेस्ड आप मान सकते हो, जिसको हम नेचुरल चेक भी कहते हैं। प्रिवेंटिव जो है वो ह्यूमन बेस्ड है, इसको इंसान कर सकता है, भी डिले मैरिजेस करे या सेलिबेसी कर ले, ब्रह्मचर्य कर ले, जो भी कर ले। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट स्कॉलर टू फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ माइग्रेशन। इसका आपने शायद लेक्चर देख भी लिया होगा माइग्रेशन मॉडल 1 के अंदर। तो रेवेस्टीन ने पहला अपना लॉ दिया है जिसके अंदर उसने 10 लॉज ऑफ माइग्रेशन के बारे में बात की है, जिसमें उसने डिस्टेंस डिके लॉ के बारे में बहुत बात की है। और डिस्टेंस डिके जो है वो आज भी ऑपरेट करता है, बिल्कुल आज भी जितने भी हमारे ह्यूमन जोग्राफर्स हैं वो उसको बहुत मायने देते हैं डिस्टेंस डिके लॉ को। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो इसका आंसर है रेवेस्टीन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर काफी लोगों ने चाइना दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है 140 करोड़ अगर हम मान लें तो उसका 65% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। लेकिन चाइना का देखा जाए जितनी पॉपुलेशन उसकी है उसका सिर्फ 39% या अप्रॉक्सीमेटली 40% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। तो इंडिया की रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, अराउंड 65% है। चाइना की जो है वो अराउंड 40% है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉपुलेशन बॉम्ब। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पॉपुलेशन बॉम्ब जो है वो पॉल एलरिच ने दी है 1968 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉल एलरिच है, इन्होंने पॉपुलेशन बॉम्ब थ्योरी दी थी। और ये थ्योरी जब आई थी, इनकी जो बुक के अंदर जो थ्योरी इन्होंने दी थी पॉपुलेशन बॉम्ब थ्योरी, तो वो उन्होंने बिल्कुल प्रिडिक्ट कर लिया था कि भाई जो कमिंग ईयर्स आएंगे वहाँ पर फूड स्टारवेशन होगा, फेमिन्स भी आएंगे। और एक्चुअल में ऐसा हुआ भी कहीं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर भी कुछ जगहों पर इस तरह की फूड क्राइसिस देखने को मिली थी। तो पॉपुलेशन बॉम्ब थ्योरी जो है, सॉरी पॉपुलेशन बॉम्ब जो बुक है वो पॉल एलरिच ने लिखी है 1968 के अंदर। कई बार ईयर भी पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16, एज पर द प्रोविजनल पॉपुलेशन डेटा ऑफ सेंसस 2011 आंध्र प्रदेश सेक्स रेशियो इस आंसर सब लोगों ने सही दिया है। 992 जो है वो सेक्स रेशियो है, जिसको हम लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। कई बार उसको मेल रेस्पेक्ट से भी पढ़ा जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। तो अगर हम फीमेल की बात करें एट प्रेजेंट जो सेक्स रेशियो इंडिया का है वो 943 है। ठीक है, और नंबर ऑफ मेल्स की अगर बात करें तो आई थिंक वो 108 समथिंग है पर 100 मेल्स, ऐसा कुछ करके है। लेकिन हम फिर भी नेचुरली अगर इसको हम पढ़े हैं तो सेक्स रेशियो की जो डेफिनेशन है वो ये है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हम पढ़ते हैं एक्चुअल में। तो फीमेल जो इंडिया में अगर देखा जाए तो वो 943 है। सबसे हाईएस्ट अगर की बात करें तो वो केरला के अंदर है, अराउंड 1448 समथिंग करके है। तो आप देख लेना उसको। तो आंध्र प्रदेश का जो है वो 992 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी सदर्न स्टेट्स हमारे हैं जहाँ पर लिटरेसी थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पर हम ये देखा गया है नेचुरली कि वहाँ पे फीमेल चाइल्ड जो है वो ज़्यादा जी रही है, क्योंकि उसकी मैरिजेस जो है वो लेट हो रही हैं, उसको एजुकेशन मिल रही है। और जो भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसी वजह से लिटरेसी का एक डायरेक्ट रेशो है, एक रिलेशन है हमारे सेक्स रेशो से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को आपको इसको सीक्वेंस में लगाना था। अब ये इतना इजी था, इसके ऑप्शंस इतने इजी थे कि भाई देखते ही कोई कर ले, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको गलत किया है। भाई हमने क्या देखा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर? हमने देखा कि पहला फेज जो है वो हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट है, सेकंड जो है वो हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट है, थर्ड जो है वो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, और फोर्थ जो है वो हमारा लो बर्थ रेट लो डेथ रेट है। ठीक है, तो यही यहाँ पे दे रखा है। तो पहले क्या आएगा? हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले क्या आएगा? वेरी हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो थर्ड सबसे पहले आना चाहिए, और ऑप्शन में सबसे पहला ही जो है वो 3 है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाता है। इतना इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको गलत किया है। तो हाई बर्थ रेट सबसे पहले आएगा, दूसरे पे फिर क्या आएगा? सेकंड नंबर का आएगा बर्थ रेट जो है वो हाई है, डेथ रेट कम है। थर्ड फेज के अंदर क्या हुआ? डिक्लाइनिंग बर्थ रेट देखने को मिली, यानी कि 4 आएगा, लो बर्थ रेट डेथ रेट, और फिर लास्ट में आएगा वेरी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, जिसकी वजह से स्टेशनरी पॉपुलेशन वापस से आती है। तो ये इतना इजी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट,
हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड से आप क्या बताते हैं? तो पॉपुलेशन पिरामिड से आप बेसिकली किसी दुनिया की या देश की, दुनिया की तो क्या दुनिया की भी बता सकते हो, देश की अगर हम बात करें तो वहां पर एज सेक्स कॉम्पोजिशन बताते हैं। यानी कि मान लो 100 जने हैं तो 100 में से कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। तो इसके लिए हम एक पिरामिड यूज करते हैं, तो आंसर का होगा एज सेक्स पॉपुलेशन। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड इस तरह से है। यहाँ पे देखो ये लिखी हुई है एज ग्रुप, यहाँ पे एज ग्रुप है और यहाँ पे पॉपुलेशन परसेंटेज है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो 4.5 है और सबसे ज्यादा कहां पर है वो 25 से 29 के बीच के जो एज ग्रुप है वहां पे 4.5% ऑफ पॉपुलेशन है टोटल की अगर बात करें। यानी कि इंडिया की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, ये बात को ध्यान रखिए। इसी तरह से यहाँ पे फीमेल्स का भी देख सकते हो, मेल्स का भी देख सकते हो। मेल अगर 4.5 है तो उसी के कंपेरिजन में जो फीमेल है वो 4.0 है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी एल्डरली पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे 64 में आते हैं तो ये 1.8 है, 1.8 है। 55-59 की बात करें तो 2.2 है। इस तरह से जब हम पूरी वर्ल्ड की या देश की पॉपुलेशन को एक पिरामिड के हिसाब से बताते हैं, जहाँ पे हम मेल्स एंड फीमेल्स बता रहे हैं और मेल फीमेल को भी फिर हम एज स्ट्रक्चर के अंदर डाल रहे हैं, एज ग्रुप के अंदर डाल रहे हैं कि भाई पहले 0 to 4, 5 to 9, 10 से 14, फिर 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, 4.8 यहाँ पे आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं देखने में इसमें हो गया, 4.5 नहीं 4.8 जो है वो सबसे ज़्यादा है 15 से 19। यानी कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो 4.8 है, बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं दोनों 15 से 19 में भी और 10 से 14 के अंदर भी। तो इस तरह से आप पॉपुलेशन पिरामिड से बता देते हैं एज सेक्स कॉम्पोजिशन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिकेट द स्टेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, हाई स्टेशनरी स्टेज है क्योंकि इस स्टेज के बाद से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। सेकंड स्टेज के अंदर हमने देखा है अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड फेज के अंदर हमने देखा है एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन और फोर्थ स्टेज के अंदर हमने देखा है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो आज का सर्विस सेक्टर है इसमें टेलीकॉम भी आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग भी आ गई है, पूरा डिजिटलाइजेशन सब जगह हो गया है, ठीक है। तो पहला स्टेज ही है जहां पर अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद नहीं हुआ है, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20 था, ये था अदर्शन रीजनिंग का और अदर्शन था कि भी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज एक्सपीरियंस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी और इसका रीजन था कि भाई डेथ रेट्स फेल सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। तो ये इसका बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ए इसका सही आंसर होगा। ये अदर्शन ये बोल रहा है, पहले तो भाई अदर्शन रीजनिंग का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि भाई क्योंकि लगा लो बीच के अंदर, ठीक है। तो अदर्शन क्या कह रहा है कि भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही रैपिड ग्रोथ रेट से बढ़ी है 20वीं शताब्दी में, ठीक है। 20th सेंचुरी कौन सी है? 1901 के बाद से जो स्टार्ट हो जाती है वो आपकी 20th सेंचुरी है और अभी आप 21st सेंचुरी में है, 2000 के बाद से जो स्टार्ट हो गया। 2001 से जो है वो आपकी 21st सेंचुरी लग गई है। तो 20th सेंचुरी थी 1901 वाली और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वहीं की है। तो ये बता रहा है कि भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक तरीके से बात करें तो वो 20th सेंचुरी में हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि इसी 20th सेंचुरी में जो हेल्थ सर्विसेज है वो इंप्रूव हुई थी। आपको ध्यान होगा, अगर इंडिया की भी बात कर लें तो भाई 1921 से 1951 और 1951 से फिर 1981 वाला जो फेज है हमारा वो 20th सेंचुरी का ही है। और इसी फेज में हमने देखा कि भाई जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई और बर्थ रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो 20th सेंचुरी ही दोनों का एस्पेक्ट है, पॉपुलेशन बढ़ी भी इसी के अंदर है और डेथ रेट भी इसी फेज के अंदर कम हुई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। तो उसका सही आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ये बात को ध्यान रखती है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई 20th सेंचुरी कैसे हो गया। तो 20th सेंचुरी 1901 से स्टार्ट हो जाता है, ये बात को ध्यान रखती है। 1901 के अंदर ही वर्ल्ड ने क्या देखा? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी देखा और पॉपुलेशन वर्ल्ड ने ये भी देखा कि भाई डेथ रेट भी इसी जो है सेंचुरी के अंदर फॉल हुई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी इसी सेंचुरी में हुआ है। 21st सेंचुरी आते आते तो भाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम हो गई है, जो 2000 ईयर के बाद से, ये बात को ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21 ये भी अदर्शन रीजनिंग का है। ये कह रहा है कि भी मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और रीजन इसका दिया है कि भी 60% ऑफ द लैंड एरिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। तो ये भी सही है, ठीक है। इसका आंसर 1 होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स है, क्योंकि 90% ऑफ द पॉपुलेशन है दोस्तों वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही है, क्योंकि लैंड एरिया वहां पर 68% है। सदर्न हेमिस्फीयर पे लैंड एरिया है ही क्या? सिर्फ एंटार्क्टिका तो हम मानेंगे ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के लैंड एरिया कौन सा है? ठीक है, थोड़ा सा आप मान सकते हैं साउथ अफ्रीका को, थोड़ा सा आप मान सकते हैं साउथ अमेरिका को, लेकिन जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लीडिंग कंट्रीज जो हैं, लीडिंग इकोनॉमीज जो हैं, वो सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है और वहीं पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। चाहे इंडिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे यूएस की बात करें, तो इसका बिल्कुल सही है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है और 68% लैंड एरिया है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, डेमोग्राफिक फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। जब मैंने आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई डेवलपिंग कंट्री जो है, अगर इंडिया की बात करें तो वो
क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं। तो ये बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्री जिस स्टेज के अंदर है तो उनकी क्या क्वालिटी है, फिलहाल उनके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की क्या क्वालिटीज़ है। तो देखो, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं हो सकता, लो फर्टिलिटी रेट नहीं हो सकता, क्योंकि लो फर्टिलिटी रेट अभी कहीं पर भी नहीं है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात की जाए तो कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं जहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, ठीक है। दूसरी बात, हाई मोर्टेलिटी रेट अभी किसी भी कंट्री की नहीं है, ये भी आप बात जानते हैं, कोई भी नहीं मर रहा है, सबकी जो डिक्लाइनिंग डेथ रेट है सारी कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो ये तो वैसे ही आउट हो गए। उसके बाद हाई फर्टिलिटी यहाँ पर भी है और हाई डेंसिटी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये कह रहा है जो डी वाला है, हाई डेंसिटी, हाई मोर्टेलिटी, और हाई मोर्टेलिटी यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो हाई मोर्टेलिटी ये दोनों इरेज आउट हो गए, क्योंकि हाई मोर्टेलिटी रेट अभी किसी भी देश की नहीं है, क्योंकि वो वाला फेज से सारी कंट्रीज बाहर आ गई है। मैंने आपको कहा था जब हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा था। तो अगर आप एलिमिनेशन से भी चलते हैं तो फिर भी आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो सी ही होता है। हाई फर्टिलिटी रेट डेवलपिंग कंट्री के अंदर होती है, फॉलिंग मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर है क्योंकि भी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पर है और यंग एज पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सी है। डी क्यों नहीं होगा? हाई डेंसिटी चलो ठीक है मान लिया, लेकिन हाई मोर्टेलिटी रेट अभी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी या लो फर्टिलिटी डेवलपिंग कंट्री का फैसिलिटी नहीं है या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। उसके बाद हाई फर्टिलिटी, हाई डेंसिटी जो है एंड हाई मोर्टेलिटी रेट ये भी नहीं है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर बर्थ रेट जो है वो हाई है, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ आ चुकी हैं अब, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम हो गई है। इसलिए सी इसका आंसर होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज। तो इसका आंसर है सी, स्टॉफर ने दिया है। ये आप पढ़ेंगे माइग्रेशन मॉडल्स के अंदर। माइग्रेशन थ्योरी जो है जब आप पढ़ेंगे तो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज आता है, और आपको स्टॉफर की थ्योरी ध्यान रखनी है। ये मैंने क्वेश्चन ऐसे दे दिया ताकि आपको पहले से ही पता रहे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 24, माइग्रेशन विच अकर्स फ्रॉम प्रॉस्परस रीजन टू लेस प्रॉस्परस रीजन्स, उसका आंसर क्या होगा? तो कुछ लोगों ने इसको रिवर्स माइग्रेशन कहा है। नहीं, रिवर्स माइग्रेशन एक, हाँ, कॉमन लैंग्वेज के अंदर आप बोल सकते हो, लेकिन टेक्निकली अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात कर रहे हैं, एडवांस प्लेसमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी की जब हम बात कर रहे हैं, एबी ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल टर्म जो होगा, जब आप प्रॉस्परस रीजन से वापस लेस प्रॉस्परस रीजन के अंदर जा रहे हो तो फिर वो रिटर्न माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर ए है, रिटर्न माइग्रेशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं मेरा भी दे सकता हूं और अभी की सिचुएशन को भी दे सकता हूं। आपने देखा होगा कोविड की वजह से मुंबई से, दिल्ली से या इवन बड़े बड़े शहरों से जितने भी लेबरर्स हैं वो वापस अपने गाँव में चले गए, ठीक है। वो निकले अपने गाँव से थे लेस प्रॉस्परस रीजन से एक मोर प्रॉस्परस रीजन पर, ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, अच्छा वो कमा पाए। लेकिन कोविड की वजह से वो एक प्रॉस्परस रीजन से एक लेस प्रॉस्परस रीजन की तरफ जा रहे हैं। इसी को रिटर्न माइग्रेशन कहा जाता है। मेरी बात करूँ तो मैं भी मुंबई के अंदर था। मुंबई के अंदर मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट का काम करता हूँ और मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में PhD भी करने वाला था। एनरोलमेंट भी मेरा हो गया था, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी फाइनलाइज, लेकिन मुझे वापस से बैक टू राजस्थान आना पड़ा। राजस्थान के अंदर भी मुझे अजमेर में वापस आना पड़ा। एक प्रॉस्परस रीजन से वापस से मुझे आना पड़ा राजस्थान के एक छोटे से शहर में, अजमेर के अंदर। तो ये इस तरह का जो माइग्रेशन होता है उसको हम कहते हैं रिटर्न माइग्रेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शोज द नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो बिल्कुल जो एंड स्टेज होगी, ठीक है, यहाँ पे अगर 6 स्टेज भी लिखी हुई होती तब भी आप उसको बोल सकते हैं। जो बिल्कुल एंड स्टेज है जहाँ पर पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट एक तो स्टैग्नेंट है और बर्थ जो हो रही है वो कम हो रही है, डेथ्स ज्यादा हो रही है, तब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है वो नेगेटिव होती है। ये बात को ध्यान रखती है। बर्थ रेट जो है वो कम है, डेथ रेट ज्यादा है, और माइग्रेशन के अंदर देखा जाए तो भाई आउट माइग्रेशन जो है वो ज्यादा है। नेट माइग्रेशन के अंदर भी लोग जो है वो अंदर ज्यादा नहीं आ रहे, बाहर ज्यादा जा रहे हैं। उस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। तो वो बिल्कुल एंड फेज में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में तो वो हो ही नहीं सकता, तो यार 5th होगी या 6th होगी, जो भी आप मान के चलें, 5th जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ हमने कंट्रीज भी देखे थे जहां पर ये नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलती है, जैसे नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सारे कंट्रीज होते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 26, द मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल ऑफ माइग्रेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये भी आप पढ़ेंगे माइग्रेशन मॉडल्स के अंदर। इसका आंसर है ज़ेलेंस्की। और इन्होंने बेसिकली क्या किया, अपने माइग्रेशन मॉडल को इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया। उन्होंने बताया कि भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के जैसे 4 फेजेस हैं, वैसे ही माइग्रेशन के 4 फेजेस हैं, और अलग अलग फेज, जैसे पहली फेज की अगर हम बात करें कि भाई पहला फेज जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का है वो हाई पॉपुलेशन और हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट का है, यानी कि हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है। उस फेज के अंदर माइग्रेशन किस टाइप का था। सेकंड फेज के अंदर जब बर्थ रेट हाई थी, डेथ रेट कम थी, तो उस वक्त माइग्रेशन कैसा था। थर्ड फेज के अंदर जब बर्थ रेट डिक्लाइन होने लगी और डेथ रेट जो थे वो ऑलरेडी डिक्लाइन थी, तब माइग्रेशन कैसा था। तो ये जो उन्होंने अपनी थ्योरी बताई, काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी, आप पढ़ेंगे इसको माइग्रेशन मॉडल्स के अंदर। तो इसको ज़ेलेंस्की ने दिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म बोर्ड पीपल रेफर्स टू द माइग्रेंट फ्रॉम। तो यहां से भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, कुछ लोगों को वियतनाम टू यूएसए लग रहा था, लेकिन ये वियतनाम टू थाईलैंड है। इसका मैं थोड़ा आपको ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूं। हुआ ये था दोस्तों कि वियतनाम आप जानते हैं एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सारे जुड़े हुए हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। अब हुआ ये था
कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद एक कोल्ड वॉर का फेज शुरू हुआ, और जिसमें दो बड़े बड़े एलाइज हमने देखे, दो बड़े बड़े सुपर पावर देखे। एक यूएसएसआर था जो 1991 तक था, और एक हमारे यूएसए था। ठीक है, दो अलग अलग कैंप्स बने हुए थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, यूएसएसआर एंड यूएसए। तो जो वियतनाम है उसके अंदर भी एक पार्टीशन हुआ, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। ठीक है, नॉर्थ वियतनाम जो था वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, यानी कि यूएसएसआर नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट करता था, और साउथ वियतनाम जो था वो करता था यूएसए को। और जो नॉर्थ वियतनाम है वहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा थी। ठीक है, जो हमारे कुछ स्टेट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स के अंदर है। आज की तारीख में कम्युनिस्ट विचारधारा बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई है, कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन उस वक्त ये कम्युनिस्ट विचारधारा बहुत अपने चरम पर थी। तो नॉर्थ वियतनाम और यूएसए भी उसी विचारधारा पे, सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा पे थे। तो नॉर्थ वियतनाम जो था वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा पे था, और साउथ वियतनाम डेमोक्रेटिक बेस पे था, जिसको यूएस सपोर्ट कर रहा था। तो इन दोनों के बीच में क्लैशेस चलते थे, दोनों पार्टीशन हो गया। अब हुआ ये कि भाई एक बार नॉर्थ वियतनामीज ने यूएसए के किसी शिप को अटैक कर दिया, वहां पे अपना टॉर्पीडो छोड़ दिए, और इससे क्या हुआ कि यूएसए को इंटरवीन करना पड़ा। यूएसए ने जब इंटरवीन किया, और यूएसए को बेसिकली पता था कि भाई अगर मैंने इंटरवीन नहीं किया तो ये नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम को भी कम्युनिस्ट देश बना लेगा, और अगर पूरा वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया कम्युनिस्ट बन जाएगा, जो यूएस के लिए अच्छा नहीं है, दोनों कैंप के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि जो कम्युनिस्ट जीत रहा है, डेमोक्रेटिक जो हार रहे हैं। तो यूएसए ने अपनी मिलिट्री अलाइज सारे भेजे वहां पर, अपने मिलिट्री फोर्सेस भेजी, और वहां पे वॉर हुआ। लेकिन एट द एंड हुआ ये कि भाई वॉर के अंदर ठीक है यूएसए की फोर्सेस जीती, लेकिन एट द एंड यही हुआ कि भाई वहां पे वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश जो है वो बन के निकल के आया, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। ठीक है, तो जो साउथ वियतनामीज थे, ठीक है, जो यूएसए के सपोर्टर थे, जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, वो लोग हारने लगे। तो वो लोग क्या है, वहां से भागने लगे, रिफ्यूजीज की तरह भागने लगे, और वो नॉर्थ वियतनाम के लोग उनको अटैक कर रहे थे। तो साउथ वियतनामीज भाग भाग के अपने आसपास के देशों में घुसने लगे, जैसे थाईलैंड में चले गए, वो इंडोनेशिया में गए, मलेशिया में गए, और फिर जो सेकंड वेव आई, सेकंड वेव जो थी वो यूएसए में गई थी। तो पहले बोट पीपल जो थे, ठीक है, जो अपना देश छोड़कर बोट्स के अंदर जा रहे थे, इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे, इस तरह से बोट के अंदर रेफ्यूजी जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर जो था वो चल रहा था, और ये लग रहा था कि भाई साउथ वियतनामी हार जाएंगे। तो वो लोग बोट में अपने घर बार छोड़ के निकल रहे थे, वो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया जा रहे थे, और सेकंड वेव जो थी फिर वो गई थी यूएसए की तरफ। तो इस तरह के लोगों को बोट पीपल कहा जाता है। तो मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री दे दी है, ऑल्दो ठीक है ये कोर्स में शायद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसका था, तो क्या पता आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है, छोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 28, विच पैरामीटर रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ से भी कुछ लोगों ने गलत किया है। अभी मैंने आपको बताया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर नेचुरल चेंज तो आएगा ही आएगा, लेकिन नेट माइग्रेशन भी आता है। नेचुरल चेंज मतलब बर्थ माइनस डेथ, ठीक है, उसके अंदर प्लस माइनस हो सकता है, और नेट माइग्रेशन मतलब इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ये दोनों जब मिलते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हम कैलकुलेट करते हैं। ये बात को ध्यान रखनी है, केवल और केवल नेचुरल चेंज या केवल और केवल नेट माइग्रेशन से नहीं होता है। आज जो हम देख रहे हैं, यूपी की बात करें या दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, क्या आपको लगता है कि मुंबई और दिल्ली की पॉपुलेशन नेचुरल चेंज से हुई है? बिल्कुल नहीं हो सकती। वहां पर माइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसी वजह से वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है एक्सपोनेंशियली। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29, इन इंडिया द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज द हायर नंबर ऑफ यंगर एज ग्रुप बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर होगा शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड हाई बर्थ रेट। ठीक है, लो बर्थ रेट नहीं, शॉर्टर लाइफ स्पैन, हाई बर्थ रेट। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 1947 से लेकर अभी तक कैसी रही है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर हम देखें जब हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, यानी कि 1950 से 1981, 1947 50 आसपास ही है, तो 1951 से लेकर 1981 जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, तब हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो क्या थी? स्टार्टिंग में तो 32 साल थी, यानी कि एक एवरेज इंसान 32 साल तक जीता था। उसके बाद फिर वो 63 हुई है, यानी कि 47 से 81 तक जो हमारी एक्सपेक्टेंसी ग्रोथ रेट रही है दोस्तों, वो 32 से 50 के बीच में रही है, जो काफी कम है। यानी कि लोग बहुत जल्दी मर भी रहे थे और बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था। इसी वजह से इंडिया के अंदर जो है यंगर एज ग्रुप जो है वो बहुत जल्दी निकल के आया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 32 थी, फिर 63 हुई है 2005-6 में, उसके बाद 65 हुई है, और फिलहाल जो है लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से ये 65 ईयर्स है। आप यहाँ पे देखेंगे 62, 67, 63 और 69। ठीक है, ये 2011 से 15 के बीच में अगर देखा जाए तो वो 69.6 है। यहाँ पे दे रखा है एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो बड़ा है इतना ज्यादा। इंप्रूवमेंट एट्रीब्यूटेड टू द बेटर डाइट, इम्यूनाइजेशन, जो अलग अलग स्मॉल पॉक्स के, चिकन पॉक्स के, इस तरह के जो हमारे पास इम्यूनाइजेशन लगे हैं, कॉलेरा के, ठीक है, टीबी के। बट एक्सपर्ट्स वांट दैट द लॉन्ग लाइफ इंक्रीजेस डिक्रीजेस बर्डन। ये बात तो है, जितना जितना जो है एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है उतना ज़्यादा बर्डन बढ़ता है, उतना ज़्यादा पॉपुलेशन आपका बढ़ता है, और एक्सेसिव रिसोर्सेज पे प्रेशर भी बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितना ज़्यादा आप जिएंगे उतना डिजीज बर्डन भी बढ़ता है, उतना आपका फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है गवर्नमेंट का। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ी है, 32 से 63, 65, 66 और अभी 69.6 हो रखी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये माल्थस की थ्योरी से था और ये बहुत ईजी था।
फिर भी कुछ लोगों ने इसको गलत किया है, कुछ लोगों को उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है। तो माल्थस की थ्योरी थी भाई, माल्थस की थ्योरी क्या कहती है वो सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैंने आपको कहा था कि थ्योरी से 4 स्टेटमेंट्स आएंगे, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये गलत हो गया, पहला ही गलत है। पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, वो 2, 8, 16, 32, 64 ऐसे बढ़ती है, ठीक है। और जो फूड सप्लाई है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ती है। तो ये पहला गलत हो गया। उसके बाद पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक्स प्रिवेंट द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये सही है। द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव चेक इज मॉरल रेस्ट्रेंट प्रिवेंटिव चेक, ये भी सही है। पोस्टपोनमेंट एम्फेसिस ऑफ द मैरिज इज टू बी, तो ये भी सही है, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिजेस या मॉरल रेस्ट्रेंट ये सब हमारे प्रिवेंटिव चेक के अंदर आते हैं। यानी कि 2, 3 और 4 सही थे, लेकिन 1 जो था वो गलत था। ये वाला को ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पर आएगा जियोमेट्रिक आएगा। तो 2, 3 और 4 इसके सही थे। तो ये दोस्तों हमने कुछ देख लिए हैं। आई होप आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है। आपका रिवीजन भी हो गया एक तरीके से। और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी बैच 1 नाम है इसका, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इसके अंदर आप एडेड हैं, जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो ये वाला को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे स्टार परफॉर्मर्स के बारे में, किन किन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो 3rd पोजीशन पे है अनिमेश, जिनका स्कोर था 24 आउट ऑफ 30, जो अच्छा स्कोर है, वेरी गुड। और सेकंड पे है हमारे शुभजीत, इनका स्कोर था 26 आउट ऑफ 30, ये भी बहुत अच्छा है। और जो फर्स्ट हमारे हैं, जिनको फर्स्ट पोजीशन लगी है, यहाँ पर टाई था, लेकिन फिर भी इन्होंने सबसे पहले दिया है। आई थिंक मॉक टेस्ट देने से आई थिंक 20 मिनट के अंदर आपने अपना टेस्ट सबमिट किया है, जो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट जो हमारे रहे हैं वो रहे हैं महाश्वेता, इनका स्कोर रहा है 26 आउट ऑफ 30। तो कंग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ये हमारे स्टार परफॉर्मर रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब मोटिवेट हों और अगली बार इस टेस्ट में सब लोग अच्छा परफॉर्म करें और कोशिश करें कि फुल मार्क्स लाएं, ठीक है। और डिमोटिवेट ना हो कि आपका नाम यहाँ पे नहीं हो, इसको एज अ इंस्पिरेशन लेके भाई मेरा नाम भी यहाँ पे आना चाहिए और मैं भी एक स्टार परफॉर्मर होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं द नेक्स्ट वन।